हाज़रीन मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए मेहमानान गिरामी, आसमा जहांगीर फाउंडेशन की तरफ से 2 रोज़ा इस सेमिनार में मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मौजू भी हमें जो दिया गया है इतना सेंसिटिव, हसास और ख़तरनाक भी है। यहाँ पर बड़े पाए के हमारे वकला साहब भी बैठे हुए हैं। पर्चा तो कटेगा मुझ दोनों पर। मैं तो इब्तिदाई में कह देता हूँ, और पश्तून मंजूर पश्तून ने जो बातें कही हैं उसका तो कटेगा ही कटेगा, हमारा भी ज़रूर कटेगा। लेकिन पाए के जो यहाँ पर वकला बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि भाई केस हमारा लड़ना, फीस हमारे पास नहीं होगी। और हमारे मिनिस्टर लॉ भी बैठे हुए हैं। मंजूर पश्तून को शायद प्रोडक्शन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे आप यकीन दयानी कराएं कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराएंगे आप। अली वजीर की तरह नहीं, जब वोट होगा फिर मुझे बुलाएंगे, जब वोट ना होगा ना मुझे बुलाएंगे। मुझे सिर्फ बुलाएं बोलने के लिए। मेरी 2 बुरी आदतें हैं। एक, डॉक्टर के कहे हुए परहेज पर मैं परहेज नहीं करता, और जब स्टेज पर आता हूं तो अपनी तकरीर में एहतियात नहीं करता, जिसकी वजह से डॉक्टरों की नाफरमानी करते हुए अक्सर बीमार रहता हूं, और तकरीरों में परहेज ना करते हुए हमेशा सरकार की ब्लैक लिस्ट में रहता हूं। हमारा तो खैर है, आप जो बैठे हुए हैं वो अपनी खैर माना है, क्योंकि इस मुल्क में बोलने वालों को नहीं, सुनने वालों को भी उठाया जाता है, देखने वालों को भी उठाया जाता है, चाहे वो इंसान हो या सीसीटीवी कैमरा हो, उसको भी नहीं बख्शा जाता। लिखने वाले हाथ काट दिए जाते हैं, बोलने वाली ज़बानें हमेशा और हमेशा के लिए बंद कर दी जाती हैं। इस मौजू पर, और मैं तो काफ़ी असेंबलियों में बोल चुका हूँ, जलसों में, तकरीरों में बोल चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिसों के सामने भी बोल चुका हूँ। यहाँ पर तो शायद हमारी वक्त मुकर्रर किया गया है, हमने घंटों इस पर बात की है, लेकिन असर कहीं पे हमने इसका नहीं देखा। एक सर दर्द के लिए खाई हुई पेनाडोल का जितना असर होता है, काश के हमारी बातों में, हमारे दर्द में, हमारे खून, टपके हुए खून में इतना असर होता कि उन पर कुछ असरअंदाज हो सकती। कल से आसमा जहांगीर के फाउंडेशन की तरफ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यहाँ पर डिस्कशन हुई हैं। उसमें आइन और कानून, पार्लियामेंट, जमहूरियत, मईशियत, अदलिया का किरदार, इदारों की जिम्मेदारी और उनकी मुदाखलत और अदम मुदाखलत, बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक, सहाफ़ती आज़ादी, इन सब पर बहस हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि जिन मौज़ूआत पर हमने बहस की वो किसके लिए? ये दर हकीकत उस खित्ते और उस इलाके में जहां पर इंसान बसे जाते हों, जहां पर इंसानियत पाई जाती हो। माजरत के साथ मेरी बातें अगर आपको तल्ख लगें तो मेरी
नाअक्ली समझकर मुझे बख्श दें। क्या हमारे इस मुल्क में इंसानियत बाकी बची है? जमहूरियत को छोड़ें, रियासत को छोड़ दें, मुल्क और अदलिया को छोड़ दें, इदारों को आप छोड़ दें। जहां जिंदों के साथ साथ मुर्दों की असमत दरी होती है, उसको इलाके को आप कहेंगे कि यहां पर इंसानियत बसती है? जहां हवस की आग में ना औरतों को बख्शा जाता है, ना बच्चों को बख्शा जाता है, जहां पर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुर्दा जानवरों और यहां तक के इंसानों का गोश्त जो है खिलाया जाता है। निश्तर पार्क हॉस्पिटल की मिसाल हमारे और आपके सामने है। वो बलूचिस्तान की पहाड़ों की ऊंची चट्टानों पर बरामद होने वाली लाशें नहीं। यह वो शहर है मुल्तान जिसको सूफियों और औलियाओं का शहर कहा जाता है। उसके दरमियान में किसी अकूबत खाने में नहीं, किसी सेंट्रल जेल में नहीं, बल्कि एक हॉस्पिटल की छत पर उन लाशों का हाल देखा जाए। कोई कहते हैं 200 हैं, कोई कहते हैं 500 हैं, जितनी भी हों, वो लाशें इंसानों की तो हैं। और इंसानों के साथ साथ इस मुल्क के बाशिंदों की तो होगी भाई। क्या उस पर किसी हुकूमत ने, चाहे वो सूबाई हो, चाहे मरकजी हो, चाहे अदलिया ने, हम तो देखते आ रहे हैं कि मामूली से मामले पर जो है सो मोटो एक्शन लिया जाता था। किसी किसी ड्राइवर के हाथों जो है कोई पुलिस वाला एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उस पर सो मोटो एक्शन लिया जाता था। 500 इंसानों की लाशें गल सड़ गई वहां पर, लेकिन किसी को पता तक नहीं आया। मैंने अच्छा भाई, जो हो गया तो हो गया, क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मालूम करें कि वो इंसान किसकी औलाद थी? क्या ये रियासत की जिम्मेदारियां नहीं बनती कि वो ढूंढे उनको, उनके लवाकीन को ढूंढे? मुमकिन है मिसिंग पर्सन से हों, मुमकिन है किसी ने अपनी दुश्मनी में इनको वहां पर जाके फेंका हो। मैंने चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, एक जानवर जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसका छोटा बच्चा जब सड़क पे गाड़ी के एक्सीडेंट से मर जाता है तो वही उसकी मां उसको उठा के अपने मुंह से एक जगह पर जाके गड़ा खोदकर उसको दफनाती है। हम तो उस जानवरों से भी गए गुजरे हैं। हमें ये अखलाकियत और ये इंसानियत तक नहीं बची। डीएनए टेस्ट कराते इनके, मालूम हो जाता था कि इसका वारिस कौन है। मुझे कई अर्से पहले जर्मनी जाने का इत्तेफाक हुआ, जहां पर इनके जो कैंप्स थे उस जमाने के नाजियों के कैंप, फैमिली के साथ गया था इलाज के लिए, तो उनको विजिट करने का मौका मिला। तो जाहिर उस हालात और उनको वो देखते हुए हर किसी के जो है रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो फैमिली के मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप परेशान नहीं हो रहे ये देखते हुए? नहीं। कहते क्यों? ये इनका तो माजी है भाई, हमारा माजी भी यही है, हमारा हाल भी यही है और हमारा मुस्तकबिल भी यही है। इसलिए मुझे हैरानगी नहीं हो रही कि ऐसी भी स्टेट और रियासतें जो है ऐसे जुल्म और ज्यादतियां करती हैं, क्योंकि हम पर तो बीत गई है, उन पर तो बीत गई है। हम तो
तो बीत रही और ऐसे हालात रहे तो बीतती रहेगी। अब हजरात ने सुना होगा, एक बलूचिस्तान में एक इलाका है जिसको कहते हैं तूतक, खुजार का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2014 में वहां पर इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो है लाशें थी। सिर्फ 2 को आइडेंटिफाई किया गया कि उनके जेब में आईडी कार्ड थे। जब आईडी कार्ड मैच किए गए तो वो 2 नौजवान आवारान से कई साल पहले उठाए गए थे। बाकी जो थे उनका कोई हाल अहवाल नहीं। एक इज्तिमाई कब्र से निकालकर उनको जो है नामालूम कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हमारे एक जानने वाले थे, वो भी रिहायश पजीर थे तूतक में, हाजी अब्दुल्ला नाम के हमारे पार्टी के थे। वो खुद दुबई में ट्रक चलाते थे। एक बेटा उनके साथ वहां पर होता था, 2 बेटे यहां पे थे। उसके दोनों बेटे उठा लिए गए। उसकी उन बच्चों की वालिदा ज़हनी मरीज बन गई आज दिन तक। वो खुद दुबई कारोबार छोड़कर यहां पर आया। 2 बार उसको जो है फालिज के अटैक हो गए। इसी इंतजार में 9 साल वो और उसकी घरवाली तकती रही, दरवाजे पर वो नजरें जमाए बैठी रही कि कब वो उसके बच्चे आएंगे, लेकिन वो ना आए। और वो जो है चंद माह पहले वो खुद ही इसी आस में इस दुनिया से जो है चल बसे। एक और मिसाल, 2 ही दिन पहले, मैं आप लोगों को, ये नहीं कि आपको पता नहीं होगा, शायद किसी को पता नहीं होगा, 2 दिन पहले क्वेटा में मिसिंग पर्सन्स के हवाले से एक एहतजाज हो रहा था। एक ज़ईफ खातून जिसका बेटा 8 साल से गायब था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एहतजाज में आके शिरकत करे। उसको ये पता था कि उसके एहतजाज की शिरकत में उसका बेटा वापस नहीं आएगा। उसने कई एहतजाजों में शिरकत की होगी, लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए जब वहां पर जाना चाहती थी, उसके पास पैसे नहीं थे किराए के। उसने मस्जिद के सामने खड़े होकर लोगों से भीख मांगी। उसने भीख मांग के, लोगों ने जब उसको भीख दी तो उस पैसों से उसने किराया करके उस एहतजाज में जाकर शिरकत की। आज हम कहते हैं कि ये आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं? हकीकतन देखा जाए, हम सबकी गर्दनों में, पैरों में गुलामी की जंजीरें जो हैं जकड़ी हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है, हम उन जंजीरों की आवाज से चीखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन माजरत के साथ कई ऐसे लोग हैं जो इसी जंजीर की खनखनाहट से जूझते हैं, मदोश होते हैं। हमें कहा जाता है कि कबायली निजाम, मैं कबायली निजाम को डिफेंड नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, लेकिन कबायली सिस्टम में भी कुछ असूल होते हैं। पुरानी दुश्मनियों जिसमें कत्ल होते हैं एक दूसरे के, अगर कोई बदले की हवस में उसको जाके कत्ल करता है तो जाके उसके वर्षाओं को इतला करता है कि मैंने आपके बेटे या आपके रिश्तेदार को कत्ल किया है, लाश वहां पर छांव में मैंने फेंकी हुई है, जाके उसको हथियार लो। आप यहां की रियासत के इदारे जब जो हमें कबायली कहते हैं, तुम्हारी तो फितरत, तुम्हारी आदत उस कबायली निजाम से जो है बदतर है। यहां पर जो आया था पश्तून स्टूडेंट्स ने आके हमें एक दरख्वास्त दी कि रियाज खान पश्तून को जो है कुछ दिन हुए हैं यहां से उठा लिया गया है। भाई उसको तो उठा लिया, बोला अपनी हमारी खैर मनाओ। ये मसले कब हल हो सकते हैं? नहीं हल होंगे
मैं आपको यहां पर लिख कर देता हूं, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल ही नहीं है। हमारी हुक्मरानों की तरजीहात में क्या शामिल है? नया चीफ जस्टिस कौन होगा, नैब का चेयरमैन किसको बनाना है, नैब के कवानीन में किस तरह तरामीम लाई जाएगी, इलेक्शन 5 साल में होना चाहिए या पहले होना चाहिए, आर्मी चीफ किसको बनाना है, आया फिर एक बार एक्सटेंशन देनी है उसको या बगैर एक्सटेंशन से उसको जो है अल्लाह हाफिज कहना है। अगला आर्मी चीफ कौन होगा, डीजी आईएसआई कौन होगा, यही हमारी तरजीहात है भाई। ना यहां पे मिसिंग पर्सन की तरजीहात शामिल है, ना यहां पर हम किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारी तरजीहात में जब शामिल होंगी तब देखा जाएगा। हुकूमतें तो यहां पर बदलती रहती हैं, लेकिन आपने देखा हुआ हालात नहीं बदलते। हालात इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हालात को कंट्रोल करने वाले वो माइंडसेट नहीं बदल पा रहा। वो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब यहां पर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन दिस कंट्री? Parliament is not supreme. Judiciary is not supreme. Garrison is the supreme authority in this country from the day one. कुछ 2 दिन पहले इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से एक बिल आया, पता नहीं कहां से घूमता फिरता, जहां पर वो बिल जो डिसअपियर या गायब हो जाता है तो हमारे बच्चे कहां से बाजियाब होंगे। बड़ी मुश्किल से वो लाया गया। उसमें भी एक शिक थी जो तारक साहब की मेहरबानी और हमने जो उनको याद दहानी कराई 514, हमने कहा जी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर उस शिक को उसमें डाला जाता तो आप मिसिंग पर्सन के लवाकिन के लिए इंसाफ के दरवाजे पर एक तख्ती लगाते थे कि यहां पर आने से एहतियात बरतें, क्योंकि आप उस पर तो वो लगा रहे हैं ना कि जी अगर आपने एफआईआर काटी तो 5 वो बाजियाब हो ना हो लेकिन 5 साल की सजा आपके लिए लागू होगी। तो मेहरबानी उनकी कि उन्होंने उस शिक को वहां से निकाल दिया। पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई है, मैंने तारक साहब से भी अर्ज की थी कि ये पार्लिमानी कमेटी एक जगह पर महदूद ना हो। अगर कहा जाता है कि जी हम इंसाफ लोगों को जो है उसकी घर की दहलीज पर देंगे, तो इस पार्लिमानी कमेटी को हर फर्द के जो मिसिंग है उसके दरवाजे पर जाके नॉक करना होगा, उससे पूछना होगा कि तुम्हारा कौन गया है और उसको ले जाने वाला कौन है। फिर हम समझेंगे कि वाकई यहां पर, वरना तो यहां पर एक हमें इनकलाब की जरूरत होगी, पार्लिमानी इनकलाब नहीं। यहां पर एक ऐसा इनकलाब की, उस इनकलाब की इब्तिदा से पहले यहां पर हमें कोई एक अच्छा सफाया करना होगा। उसके लिए मैं उन फहरिस्त में सर फहरिस्त नाम अपना देता हूं कि 50 सियासतदानों को हमें लटकाना पड़ेगा, उसमें सर फहरिस्त नाम मेरा डाल दें। माजरत के साथ ऑनरेबल जस्टिस साहब, उसमें 50 जो है जजेस के नाम देने पड़ेंगे, उन्हें भी लटकाना होगा। उसमें 50 जनरलों के नाम भी देने पड़ेंगे कि उन्हें भी हमारे साथ सरेआम लटकाया जाए, फिर जाके ये मुल्क असल डगर पे आएगा। 2 मिनट। देखिए, हम आपके साथ चलना चाहते हैं एक बराबर शेरी के, जहां पर भी आप ले जाएं हम आपके साथ चलेंगे।
आप हमें सड़कों पर ले जाएं, हम सड़कों पे आएंगे। आप हमें रेगिस्तान में ले जाएं, हम रेगिस्तान में जाएंगे। आप हमें चट्टानों में ले जाएं, हम आपके साथ चट्टानों में चलेंगे। बट एज ए इक्वल सिटीजन, नॉट एज ए स्लेव। Treat us like an equal citizen. We can walk with you thousands of miles. But if you treat us like a slave, we have resisted, we are resisting, and we will resist. भाई, आखिर इस शेर के साथ, भाई बना के रखोगे तो मैं साथ रहूंगा, जंजीरे गुलाम मैं तो रहना नहीं कबूल, थूकूं उस मुंह पर जो रखे मुझे गुलाम, कीमत पर किसी तौर पर झुकना नहीं कबूल। बड़ी नवाज़िश है। थैंक यू वेरी मच।